नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे उपस्थित हूँ आप सभी के बीच दोपहर की कुछ खास खबर को लेकर। तो खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के ललितपुर जिले से। जी हाँ, बता दें कि यूपी के ललितपुर जिले में मूर्तिकार को भगवान ने एक अच्छे हुनर से नवाजा है, जिसकी वजह से वह साल में 2-3 त्योहार आने पर मूर्तियां बनाते हैं और हर किसी के हिसाब से जिसको जिस प्रकार की मूर्तियां चाहिए उसके लिए उसी तरीके से मूर्ति बना देते हैं। और मूर्तिकारों का कहना है कि हमारा धंधा पानी और घर का खर्च सिर्फ इसी मूर्ति बनाने में ही चलता है और साल में सिर्फ 2-3 त्योहारों पर ही हम अपना काम करते हैं और साल भर का खर्च निकाल लेते हैं। देखिए ललितपुर से प्रदुम दुबे की ये रिपोर्ट। अभी नवदुर्गा आने का समय आ गया है, जिसमें कलाकारों को जो मूर्तिकार हैं वह सभी को मूर्ति बनाकर देते हैं। और अभी इस वक्त कोरोना की वजह से कुछ सामान नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्टिफिशियल मूर्ति भी बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। परंतु अगर कोई उनको ऑर्डर देता है कि अगर किसी को बड़ी मूर्ति बनानी है तो वह अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए मूर्ति बनाकर पूरे वासियों को देते हैं। कई दूर दूर से मूर्ति लेने आते हैं और बुक कर कर जाते हैं। और नवदुर्गा का समय है, रावण भी बनने को है और अभी मूर्ति बनना चालू हो गई है और कई लोग पहले से ही बुक करके चले गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों को किसी को बड़ी चाहिए होती है मूर्ति नवदुर्गा की और किसी को छोटी, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है और किस प्रकार से बनाते हैं यह मूर्ति, आइए हम इनसे जानते हैं। यह माता की मूर्ति बनाते हैं, किस प्रकार से आप मूर्ति बनाते हैं? हम लोग अपनी कलाकारी के हिसाब से मूर्ति बनाते हैं। हाँ। अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए और जैसी ग्राहक की डिजाइन होती है उस प्रकार की मूर्ति बनाते हैं हम लोग और बाजार में सेल करते हैं। इसमें क्या क्या सी मेहनत लगती है आपकी? इसमें मिट्टी का प्रयोग होता है, घास का माने घास का प्रयोग होता है और इसमें रंग का प्रयोग होता है। ऐसी अपनी कलाकारी से प्रदर्शन करते हैं हम लोग। आपका यही धंधा है मूर्ति बनाकर अपने घर का? हाँ, हमारा यही धंधा है और हम साल भर में एक बार यही धंधा करते हैं मूर्ति। अच्छा, इसी में आपका पूरे साल का खर्चा पालन पोषण इसी में चल रहा है परिवार। अगली खबर यूपी के ललितपुर जिले से। बता दें कि यूपी के ललितपुर जिले में सभी लोग आसानी से गाय भैंस पाल लेते हैं, परंतु उसकी देखभाल करने की बारी आती है तब वह उन्हें रोड पर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आवारा पशु इधर उधर भटकते रहते हैं और एक साथ रोड पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी होती है और जब कभी कोई वाहन ज्यादा स्पीड में होता है तो दुर्घटना भी हो जाती है। कई बार ऐसे ही मवेशी को बचाने के चक्कर में कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। देखिए ललितपुर से प्रदुम दुबे की ये रिपोर्ट। नमस्कार, अभी रोडों पर मवेशी घूम रहे हैं और बीच रोड पर वह बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आवागमन में राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कभी कभार इसी मवेशियों की वजह से दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। कई बार लोग बड़ी स्पीड से आते हैं और मवेशी के बचाने के चक्कर में खुद ही दुर्घटना। अगली खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली मध्य भारत प्रांत के प्रायोजन में से एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर रविंद्र कान्हारे, अध्यक्ष प्रवेश शुक्ल एवं विज्ञान समिति मध्य प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता के बारे में चर्चा की तथा बताया कि इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत संयोजक राकेश जी दंड ने बताया कि प्राचीन भारत आत्मनिर्भरता के कारण ही वर्तमान से अधिक समृद्ध था। न्यास के क्षेत्रीय सह संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने आत्मनिर्भरता की नैसर्गिकता के बारे में चर्चा की।
कार्यशाला में न्यास के इंदौर संभाग संयोजक राम सागर जी मिश्रा ने न्यास का परिचय दिया तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण में न्यास की भूमिका स्पष्ट की। कार्यशाला में महाविद्यालय के प्रशासकीय अधिकारी एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रमोद पंडित ने कार्यशाला की अवधारणा के संबंध में बताया। देखिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। ठीक कुछ बोला कुछ। हाँ सर, आज जो है यहाँ कॉलेज में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया और कौन सा सेमिनार आयोजित किया गया? शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इस बात पर है कि प्रदेश और देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। अभी तक हम लोग हर चीज़ विदेश से बुलाते रहे थे, उसकी बजाय हमारे देश में अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बने और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। जो चीज़ हम आयातित करते थे उसका निर्माण भारत में करें और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या मात्रा बढ़ाएं, क्वालिटी की चीज़ें बनाएं। ये इस कार्यशाला का उद्देश्य है। तो अभी जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसे ज्ञानवान हों, ऐसे स्किल वाले हों कि उनके अंदर ऐसी कला विकसित हो जाए, ऐसी स्किल डेवलप हो पाए, वो नौकरी ढूंढने वाले न हों बल्कि नौकरी प्रदान करने वाले हों, कुछ अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर पाएँ। इसलिए कुछ ऐसे बच्चों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने इस फील्ड में काम किया। इसी पर ये कार्यशाला आधारित है। जैसा कि सर आपने संस्कृति का बोला है, तो अपनी देश की जो है प्रमुख भाषा वैसे तो हिंदी है, पर आप संस्कृत को किस स्थान पर मानते हैं? संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी है और त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाएं विद्यालयों में अध्ययन कराई जाती हैं। सर क्या कारण रहा है कि संस्कृत जो है उसमें जो योग्य व्यक्ति भी आ नहीं रहे हैं और पिछले कई वर्षों से संस्कृत पाठशालाएँ ही भी बंद हो चुकी है, मतलब तो उनके उत्थान और विकास के संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए शासन या राष्ट्रीय स्तर से क्या कार्रवाई हो गया? राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए हैं, संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी हैं। इन बोर्ड का काम होता है कि इस तरह की प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर की संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था है उनका समुचित मूल्यांकन करे, उनको समर्थन दे। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय है जिसकी कोई कठिनाई है तो इन बोर्ड से उनको संपर्क करना चाहिए। संस्कृत के आधार पर भी रोजगार मिल सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। सर नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में महाविद्यालय